कैसे हो डियर स्टूडेंट। आशा करता हूँ कुशल मंगल ही होंगे। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं डी.के. मौर्य, प्रवक्ता जीव विज्ञान। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक हम लेने जा रहे हैं वो हाई स्कूल विज्ञान में इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में जाना जाएगा। इसके अतिरिक्त इंटरमीडिएट जीव विज्ञान के लिए भी अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ऐसे स्टूडेंट जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, उन्होंने पढ़ा होगा या जो करेंगे या भविष्य में, उनके लिए भी ये टॉपिक अति आवश्यक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी, एसएससी, रेलवे, बैंक इत्यादि में ये टॉपिक मिल जाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज इस टॉपिक के साथ मैं क्लास शुरू करता हूं और आपको एक एक बात, एक एक पॉइंट बड़ी अति उत्सुकता के साथ पढ़ना है, समझना है। क्योंकि मैं आपको, फिर आप कहेंगे कि मैंने धमकी नहीं दी। धमकी नहीं, ये आपके लिए एक थोड़ा सा मैसेज है कि आज का जो टॉपिक है वो इतना हार्ड होने वाला है। लोग इतना डरते हैं इससे, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। इसको वास्तविक रूप से आपको समझना है। तो आज का टॉपिक अति महत्वपूर्ण है, जो मैं शुरू करता हूं। हेरेडिटी। आनुवांशिकता। तो जैसा कि आपको ज्ञात है, हम सभी जानते हैं या आपने कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से पढ़ा होगा कि ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्र में पहुंच जाते हैं, ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्र में पहुंच जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, सर्वविदित है, अधिकांश हम अपने प्रकृति में, इन्वायरमेंट में हम देखते हैं, हाथी से हाथी का बच्चा, बंदर से बंदर का बच्चा और मानव से मानव का बच्चा उत्पन्न होता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो ये जो लक्षण पिता से पुत्र में पहुंच रहे हैं, क्यों पहुंच रहे हैं, कैसे पहुंच रहे हैं, इन लक्षणों के बारे में पढ़ना, समझना आनुवांशिकता कहलाता है। और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन आप समझ ही चुके होंगे कि ऐसे लक्षण जो पिता से पुत्र में या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। बात फिर देखेंगे, ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच जाते हैं, उन्हें आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आप जानते हो कि कुछ लक्षण मानव में माता से, कुछ पिता से पुत्र को, पुत्री को प्राप्त होते हैं। तो जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण स्थानांतरित होते हैं, उन लक्षणों को आनुवांशिक लक्षण कहते हैं और इसका अध्ययन आनुवांशिकता कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, इतना हम समझ चुके हैं। अब जानेंगे आनुवांशिकता के इतिहास के बारे में। आनुवांशिकता की नींव या फादर ऑफ जेनेटिक्स, आनुवांशिकता के पिता कौन है? तो डियर स्टूडेंट, जो आनुवांशिकता का इतिहास है वो भी बड़ा रोचक है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आनुवांशिकता की जो नींव थी, वो आपने एक नाम सुना होगा, ग्रेगर जॉन मेंडेल या मेंडेल ने रखी थी। तो आनुवांशिकता के जनक या आनुवांशिकी के जनक
डियर स्टूडेंट, जानेंगे इनके बारे में, ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। ये अनुवांशिकी के पिता हैं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहली चीज आपको ये बताना चाहूंगा, जीवन में कभी भी हार ना माने, और जो व्यक्ति जीवन में हार जाते हैं वह कभी इतिहास को नहीं बना पाते। ऐसा ही कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल के साथ हुआ था। जिंदगी में गरीबी, जिंदगी में असफलताएं कभी इंसान को हरा नहीं सकती, अगर मन में कुछ कर पाने का हौसला है तब। ऐसा ही कुछ ग्रेगर जॉन मेंडल के जीवन में हुआ था। तो मैं डियर स्टूडेंट बता दूं, ग्रेगर जॉन मेंडल एक गरीब परिवार से आते थे। इनका जन्म डियर स्टूडेंट, इनका जन्म 1822 में 22 जुलाई को ब्रून शहर, ऑस्ट्रिया का ब्रून शहर है डियर स्टूडेंट, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इनका जन्म एक माली परिवार में हुआ था। एक माली परिवार में हुआ था। आर्थिक परिस्थिति बिल्कुल सही नहीं थी, लेकिन मन में कुछ कर पाने का जज्बा था, और यही जज्बा इनको एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के रूप में आगे लेके गया। तो हुआ क्या डियर स्टूडेंट, एक गरीब परिवार में होने के नाते अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए, और जब धन का अभाव इनके पास हुआ तो डियर स्टूडेंट, इन्होंने जिस तरीके से हमारी मस्जिदों में मौलवी होते हैं, मंदिरों में पुजारी होते हैं, इसी तरीके से चर्च में पादरी के रूप में इन्होंने नियुक्ति ले ली। अब कुछ कर गुजरने का इनके अंदर हौसला था। नौकरी, चर्च में पादरी होने का कार्य भी इन्होंने करा, और उसके साथ साथ समय को बचाते हुए इन्होंने लगातार अपने एक्सपेरिमेंट, अपने प्रयोगों को जारी रखा, और इतिहास गवाह है इन्हें सफलता मिली भी। देखिए, तो सबसे पहली चीज यहाँ पर और भी एक इनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, वो मैं भी बताने वाला हूँ। तो इनका जन्म 1822 में 22 जुलाई को ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में हुआ था। वहां पर इन्होंने चर्च में एक पादरी की नौकरी को ज्वाइन किया, और उसी के चर्च के मैदान में जो गार्डन था उसमें इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट जारी किए। अब डियर स्टूडेंट, खैर यहाँ पर जो एग्जाम में आने वाली है, हाई स्कूल या इंटर एग्जाम में आने वाली डेफिनेशन, इसको याद रखेंगे, या ऑब्जेक्ट के रूप में अनुवांशिकी के जनक का नाम कंपटीशन, या फिर हाई स्कूल इंटरमीडिएट में ऑब्जेक्ट के रूप में अनुवांशिकी के जनक का नाम वो लिया जाता है। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ, जो क्वेश्चन जहां पर कंपटीशन या हाई स्कूल या इंटर में जहां पर रिपीट होते हैं, मैं वहीं आपको टिक करता जाऊंगा, और आप अपनी नोटबुक तुरंत बनाते चले। तो यहाँ पर ये नोट करेंगे, अनुवांशिकी के जनक का नाम ग्रेगर जॉन मेंडल, ये बोर्ड के लिए इंपोर्टेंट है, प्लस कंपटीशन के लिए इंपोर्टेंट है। इनका जन्म भी कभी कभी याद आता है, ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर 1822 22 जुलाई को हुआ था। डेफिनेशन हाई स्कूल के लिए इंपोर्टेंट है। आगे देख लेते हैं क्या हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अब हमारे दिमाग में एक बात आती है कि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके लिए रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, कच्चा माल चाहिए। इन्होंने किस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे पौधे का नाम बताइए जिस पर ग्रेगर जॉन मेंडल ने अनुवांशिकी के अपने लगातार प्रयोग किए थे। तो डियर स्टूडेंट, मटर। एक बात और याद रखेंगे, ये भी ऑब्जेक्ट में मिल जाता है, कभी कभी वो वानस्पतिक नाम भी पूछ लेता है, बॉटनिकल नेम भी पूछ लेता है। तो आप याद रखेंगे पाइसम सैटाइबम, पाइसम सैटाइबम, ये भी आपको याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि जो मेंडल था उसने मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए। मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए? भाई हो सकता था वो एनी अदर प्लांट्स पर अपने एक्सपेरिमेंट कर सकता था। कुछ बच्चे मुझसे डिस्कस भी करते हैं, बोले सर ये बताइए मटर के पौधे पर ही एक्सपेरिमेंट क्यों किए, सोचने वाली बात है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे अहम मैं यहां पर लिख देता हूं, तो मटर के पौधे को चुनने के कई कारण थे। सबसे पहली
मटर का पौधा 1 वर्षीय होता है, उसका जीवन काल 1 ईयर के अंदर कंप्लीट होगा। सपोज कीजिए हम एक ऐसे पौधे को चुन लें जिनमें फूल काफी लंबे समय में आता है, तब अब उसके जो हमने एक्सपेरिमेंट किया उसके रिजल्ट हमें 50 साल, 100 साल या 10 साल या 5 साल बाद प्राप्त होंगे। यहाँ पर इसको 1 वर्षीय इसकी आयु बहुत कम है, तो इसलिए हमें अपने प्रयोग के जो निष्कर्ष हैं बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। सपोज कीजिए माना कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट, एक जंतु ले लेते हैं, कछुआ ले लिया या एनी अदर प्लांट्स ले लिए, जिन पर हमने एक्सपेरिमेंट किया, पता लगा कि हमारी जो समाप्ति है वो पहले और रिजल्ट हमारी मौत के बाद। तो इसलिए हमने ऐसा पौधा चुना जानबूझकर जिसकी आयु कम हो, ताकि हमें उस प्रयोग के जो निष्कर्ष हैं बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाए। मैं समझता हूँ ये क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, इसको हम वर्ष में कई बार भी उगा सकते हैं डियर स्टूडेंट। तो इसके चुनने का जो अहम कारण था वो ये भी था। दूसरा कारण था विरोधी लक्षण। देखिए डियर स्टूडेंट, 1 वर्षीय पौधे तो बहुत आपको मिलेंगे, बट विरोधी लक्षण चाहिए हमें एक्सपेरिमेंट करने के लिए। अपोजिट, विरोधी, अभी हम आगे बात करेंगे, विरोधी लक्षण चाहिए। देखिए चलो जान लेते हैं, और इनको आपको याद रखना है। जो मेंडेल था उसका, मेंडेल का जो पूरा एक्सपेरिमेंट है वो इन विरोधी लक्षणों पर आधारित है। मटर में मेंडेल ने 7 विरोधी लक्षणों पर अपना कार्य किया था। 7 विरोधी लक्षणों पर अपना कार्य किया था। डियर स्टूडेंट ये भी याद रखेंगे कंपटीशन के लिए। कितने विरोधी लक्षणों पर काम किया था मेंडेल ने? 7। वो कौन से थे वो भी जान लेते हैं। लंबे तने वाली मटर, बेतने वाली मटर, इसका विरोधी है बौने तने वाली मटर। ठीक है, समझ में आ गया। लंबे का अपोजिट कौन सा हो गया? बौना तना। फिर समझ लेंगे, लंबे तने वाली मटर, इसका विरोधी बौने तने वाली मटर, देखा ही होगा आपने। दूसरा हम देख लेते हैं गोल बीज, गोल बीज वाली मटर। इसका विरोधी है, कभी देखा होगा आपने, झुर्रीदार बीज वाली मटर, झुर्रीदार बीज वाली मटर। इसके बाद आपने देखा होगा, पहले तने को ले लिया हमने, अब हम आ जाते हैं पुष्प पर। लाल पुष्प वाली मटर, और एक मटर डियर स्टूडेंट आपने देखा होगा सफेद, इसका विरोधी हम ले लेते हैं सफेद पुष्प वाली मटर। उसके बाद पुष्प की आकृति देख लेते हैं लोग। ये तो पुष्प का रंग आ गया। अब पुष्प किस पोजीशन में पौधे पर लगा हुआ है, किस पोजीशन में? देखिए अधिकांश रूप से पुष्प, एक तो यहां देख लेते हैं, ये मान लीजिए हमारे पास ये एक पौधा है, यहां पर कभी पुष्प यहां पर होता है पूरा टिप पर ऊपर, और कुछ पौधे आपको ऐसे मिलेंगे पुष्प यहां पर होगा। ये इस तरीके से देखा, एक पुष्प ऊपर बिल्कुल टिप पर और एक इस तरीके से, तो ये हो गई पुष्प की। एक तो होगा अक्षीय और एक टिप पर अग्रस्त, इस तरीके से। अब हम अगले लक्षण देखते हैं, लंबे तने वाली, गोल बीज वाली, झुर्रीदार, लाल पुष्प, सफेद फूल, अक्षीय अग्रस्त। अब आते हैं फल की आकृति के रूप में। जो फली है आपने देखा होगा सपाट चिकनी, मैं दिखा देता हूं। एक मटर की फली आपने देखी इस तरीके से बिल्कुल सपाट, ये दाने आ गए, और एक ऐसी फली भी आपने देखी होगी मटर की, ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी फल की आकृति, सपाट और झुर्रीदार, सपाट झुर्रीदार। अब जान लेते हैं बीज का रंग। बीज का रंग, हरे बीज वाली मटर और
इसका विरोधी पीले बीज वाली मटर। और फल का रंग हरे फल वाली मटर, हरे फल वाली मटर, या यहां लिख देता हूं मैं, ये लिख देता हूं, ये आपका यहां लिख देते हैं 1 2 3 4। अब हम लेते हैं 5 6 7। 5 लेते हैं हरे बीज वाली मटर, इसका विरोधी है पीले बीज वाली मटर। ठीक है, अगला देखते हैं फल की आकृति, सपाट फल, झुर्रीदार फल, सपाट फल और झुर्रीदार फल। तो डियर स्टूडेंट, लंबे तने का विरोधी बौने तने वाली मटर, गोल बीज वाली मटर, इसका अपोजिट झुर्रीदार मटर, लाल पुष्प वाली मटर, सफेद फूल वाली मटर, अक्षीय अग्रस्त हरे बीज वाली मटर, पीले बीज वाली मटर, सपाट फल और झुर्रीदार फल। तो डियर स्टूडेंट, इनकी जो ये कलर हैं, इनके आधार पर मेंडल ने अपना वर्क किया था। तो एक बार फिर समझ लेंगे, इस तरीके से उसने 7 अपने विरोधी लक्षणों पर कार्य किया। एक और बोल रहे हैं, फली का रंग, फली का रंग हरा और इसका है विरोधी पीला। तो डियर स्टूडेंट, ये 7 जो विरोधी लक्षण थे, इन पर मेंडल ने अपना कार्य किया था। तो ये 7 विरोधी लक्षण, जबकि कुछ वैज्ञानिक ये भी कहते हैं कि इनमें जो स्प्रिंग टाइप जो होता है, कुछ वैज्ञानिकों ने उन पर भी काम किया था, बट इसने इन पर काम किया था। तीसरा जो मेन पॉइंट था वो था इसमें परागण की क्रिया, परागण। इसमें स्वपरागण की क्रिया होती है, लेकिन इसमें हम आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी आसानी से करा सकते हैं। अपनी इच्छा अनुसार कोई सा परागण हम इसमें करा सकते हैं। तो फिर समझेंगे रिजल्ट प्रैक्टिकल के हमें एकदम तुरंत मिलते हैं, परागण क्रिया आसानी से हो जाती है, विरोधी लक्षण होते हैं। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट, अहम बात जान लेते हैं। इस तरीके से मेंडल ने लगातार इन पॉइंटों पर अपना वर्क किया और वर्क करने के बाद अपने जो निष्कर्ष थे, ब्रून शहर की जो साइंस सोसाइटी थी उसमें अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनको प्रकाशित करा दिया, उनको भेज दिया। लेकिन डियर स्टूडेंट, मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहाँ पर इसके साथ एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। इसके एक्सपेरिमेंटों को किसी वैज्ञानिक ने, किसी ने ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि उस समय चार्ल्स डार्विन के विकासवाद को वैज्ञानिक पढ़ने में व्यस्त थे। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी ग्रेगर जॉन मेंडल के लिए। मेंडल को किसी ने नहीं समझा कि आनुवंशिकता क्या है, क्या है। मेंडल के नियमों को किसी ने ना देखा और जो नहीं होना था वही हुआ, मेंडल की मृत्यु हो गई। लेकिन इसके एक्सपेरिमेंटों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ठीक मृत्यु के 16 साल बाद ये बेचारा ऐसा दुर्भाग्य इसके साथ हुआ कि इसके दुनिया से जाने के बाद इसको ख्याति समाज में प्राप्त हुई थी, ख्याति विश्व में प्राप्त हुई थी। इसकी मृत्यु के 16 साल बाद 3 वैज्ञानिकों ने वही एक्सपेरिमेंट दोबारा किए जो मेंडल ने ऑलरेडी कर चुके थे। और मजे की बात यह थी डियर स्टूडेंट, ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद उन तीनों वैज्ञानिकों ने, मैं नाम लिख देता हूं, शॉर्मैक, कार्ल कोरेंस, हुगो डिब्रेस, शॉर्मैक, कार्ल कोरेंस, हुगो डिब्रेस, ये 3 साइंटिस्ट थे। और इन 3 वैज्ञानिकों ने वही एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपने जो लेख थे वो ब्रून शहर की साइंस सोसाइटी में भेज दिया।
अब सोसाइटी में जब उनको देखा पड़ा गया तो उन्होंने कहा, बोले आप कौन सा नया काम करने वाले हो भाई, ये तो पुराने जमाने में ऑलरेडी ग्रेगर जॉन मेंडल कर चुका है। तब वैज्ञानिकों ने इसके जो नियम थे, इसके एक्सपेरिमेंटों को दोबारा रिप्रेजेंट किया, तब जाकर इनको अपने प्रयोगों की ख्याति प्राप्त हुई थी।